हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 6 का सेक्शन डी सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके आंसर्स कीज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू ड्रॉ द डायग्राम शो द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में हमें एक रिएक्शन शो करनी है, जिसकी वजह से हमें इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। ये रहा सोडियम कार्बोनेट, राइट। अभी सोडियम कार्बोनेट प्लस हम क्या कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये देखना है कि पहले रिएक्शन होती क्या है। तो बेसिकली जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है बेसिक। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर हम किसी भी बेस को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाट इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और एक्चुअली में ये कार्बोनेट है, तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये CO2 फॉर्म करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही टेस्ट करना है। तो इस टेस्ट में क्या होगा, इस टेस्ट में हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, उनको इस तरीके से डिलीवरी ट्यूब के थ्रू उनको ज्वाइन करेंगे। एक में हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे, दैट इज Na2CO3, प्लस एक इसमें HCl ले सकते हैं या H2SO4, कुछ भी ले सकते हैं जो हमारा हो। ठीक है, इनको बंद कर देंगे इस तरीके से, राइट। इस तरीके से रखा तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये तो सॉल्ट बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा, बट यहां पे क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो हमें यहां पे क्या लेना है? यहां पे लेना है स्लेक्ड लाइम, या लाइम ले सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस लेंगे। अब जैसे हम ये करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये यहां पे लेंगे, राइट। तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इधर आएगी। अगर ये पर्टिकुलर CaOH होल ट्वाइस जो है आपका, अगर कहते हैं मिल्की कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। अगर ये मिल्की कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हुई है। बट क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम ओवर पास कर देंगे इस पर्टिकुलर स्लेक लाइन में से, तो क्या हो जाएगा, फिर से कलर डिसिपियर हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, एकदम लिमिटेड टाइम के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से पास करवाना है। ये तो मैंने आपको चीजें समझा दी, ठीक है। अब लिखना कैसे? तो लिखना क्या है, सबसे पहले हमें एम लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद एक्टिविटीज शो करनी है, तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है। देन उसके बाद हमें HCl लेना है, इन दोनों को डाल देना है एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, और ऑब्जर्व करना है कि बेसिकली हमने क्या देखा। तो हमने देखा कि पर्टिकुलर गैस बन रही है, इस गैस को हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करेंगे, जो हम इस फिगर में देख सकते हैं। ये आपने देखा कि ये पर्टिकुलर हमारा क्या है, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में से यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हमने पास करवाया डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। जब हमने पास करवाया तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुई, ठीक है। यहाँ पे ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दिस लाइम वाटर, तो लाइम वाटर से पास होने के चक्कर में क्या हो गया, हमारा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, CaCO3 बना, ठीक है। अगर हम एक्सेस कर देंगे तो ये पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया, राइट। तो यही हमारी रिएक्शन है कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, राइट। तो सबसे पहले समझ ले कि व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है इट इज अ पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, जो एक जर्मन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, राइट। ये हमें क्या बताता है कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। अब क्लास ये समझो कि जब हम क्या करते हैं, दोबारा 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 एक पर्टिकुलर लैंड में ही फार्मिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो पर्टिकुलर सॉइल आपकी एसिडिक चेंज हो जाती है। अगर उस एसिडिक सॉइल में अगर हम फिर से क्रॉप ग्रो करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारी क्रॉप है वो कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगी।
इसलिए हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस पर्टिकुलर सॉइल को हम लोग क्या करें, उसको हम लोग बेसिक में कन्वर्ट करें, क्योंकि जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो सारी की सारी बेसिक सॉइल में ही आपकी ग्रो करती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिप्सम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने सॉइल को बेसिक बनाने का। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे लिखेंगे, राइट। हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6.5 और 7.3 के बीच में आपका सॉइल का पीएच है तो दैट इज वेल इनफ, गुड इनफ है। अगर ये 6.5 से नीचे है तो हमारा क्या होगा, सॉइल एसिडिक हो जाएगा, जो नॉट फिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। और अगर ये 7.3 से हो जाएगा तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाए, इट इज ऑल्सो नॉट फिट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमेशा एसिडिक या बेसिक सॉइल होना। फार्मर्स क्या ऐड करते हैं बेसिक करने के लिए, या तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं या ये जिप्सम का यूज करते हैं, ताकि क्या कर सके, सॉइल को आपका बेसिक बना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, राइट द एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द सोडियम सॉल्ट्स एंड क्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, चलिए फैमिलीज ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। जनरली हम एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं जिनके सरनेम गुप्ता, शर्मा, यादव, प्रजापति, ये सारी चीजें होती है, ठाकुर, ये सब होती है। तो बेसिकली क्या ये सब एक ही फैमिली से? नहीं, इनका जो ओरिजिन हुआ होगा कभी ना कभी वो एक फैमिली से हुआ होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर से हुआ होगा, धीरे धीरे ये स्प्रेड होते होते इतनी बड़ी फैमिली बन गई। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्ट्स की फैमिली होती है, जैसे क्लोराइड्स की अपनी फैमिलीज होती है, हाइड्रोक्साइड की अपनी फैमिली होती है, सल्फेट्स की अपनी एक फैमिली होती है। तो इसी तरीके से हमें ये बताया गया। ठीक है, तो व्हाट इज द फैमिली ऑफ सॉल्ट मींस सॉल्ट इज अ प्रोसेस सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो बेसिकली क्या होता है, सॉल्ट एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने होते हैं जनरली। जो हमारा अगर आप देखेंगे तो सोडियम सॉल्ट की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। ठीक है, और क्लोराइड सॉल्ट की बात करें तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड आ गया, यहाँ पे सोडियम, ये सोडियम, और यहाँ पे KCl दैट इज पोटेशियम क्लोराइड आ गया। तो बेसिकली हमें इस छोटी सी चीजें बतानी थी, राइट। आगे चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी पर्टिकुलर किसी हाइड्रोकार्बन में से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह कोई सेम आपका वैलेंसी वाला आप एटम को जोड़ देते हैं ताकि उसकी वैलेंसी फुलफिल हो सके, और उसकी वजह से ये जो पूरा हाइड्रोकार्बन होता है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है इथेन। इथेन इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, तो ये दो इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, देखिए इतने सारे एच है, इतने सारे एच है, इतने सारे एच है, ये एच है, मैंने एक एच हटा के क्या किया, यहाँ पे Cl लगा दिया। तो Cl क्या कर रहा है, वैलेंसी भी फुलफिल कर रहा है और प्लस एक तरीके का अलग तरीके का एटम है, जिसकी वजह से अब ये पूरे के पूरे जो हाइड्रोकार्बन है उसकी जो प्रॉपर्टी हो गई है वो आपका चेंज हो गई है। राइट, समझ में आ गया। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। राइट द नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ एनी थ्री फंक्शनल ग्रुप। कोई भी थ्री फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमारे पास 5 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उसमें से कोई भी 3 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताना है। ऑल्सो गिव द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप्स, वो देखते हैं अपन। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड। वो पर्टिकुलर कंपाउंड को कोई आप स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हो तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा हेलोजन। ठीक है, हेलोजन मतलब हेलो ग्रुप। ठीक है, जिसमें क्रोमो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरीन, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला बेसिकली ऐसा होता है, हम इस तरीके से Cl को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से Cl को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं जिनका नॉमेनक्लेचर या जिनकी नेमिंग में क्या होती है, पहले आपका नाम आता है, जैसे क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने क्लोरो प्रोपेन बनाया। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, और यहाँ पे क्लोरीन ऐड किया है, एटम ऑफ क्लोरीन, दैट इज वाई इट इज क्लोरोप्रोपेन। तो देखिए 3, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्लोरीन ऐड किया है, ये L है, क्लोरीन ऐड किया है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, क्लोरोप्रोपेन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एल्कोहल है, जिसका जो सिंबल है दैट इज OH, और यहाँ पे हमने प्रोपेनॉल यूज किया है क्योंकि इसका जो आपका सफिक्स है वो है ऑल। इसका सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स है, इसका ऑल, ऑल इसका सफिक्स है, दैट इज व्हाई इट इज प्रोपेनॉल। ठीक है, तो प्रोपेनॉल 3, और यहाँ पे हमने OH को जोड़ा, तो दैट इज व्हाई ये हमारा प्रोपेनॉल हुआ।
देन उसके बाद थर्ड वन इज कीटोन। कीटोन में सबसे बड़ी बात यह है कि कीटोन को नहीं आप फर्स्ट पोजीशन में ऐड कर सकते हैं, नहीं लास्ट पोजीशन में ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से नहीं ये मीथेन से बनता है, नहीं ये इथेन से बनता है, डायरेक्टली प्रोपेन से बनता है, ठीक है। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है O-N-E, ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्या है इसका प्रोपेनॉन, ठीक है। जनरली हम इसको बीच में लगाते हैं, तो देखिए हमने इसको यहाँ पे बीच में लगाया, ठीक है, तो दैट इज प्रोपेनॉन। तो हमें पता चल गया कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, और हमने 3 एग्जांपल्स के फॉर्म में भी इसको देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द फंक्शन ऑफ सलाइवा, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। तो हमें पता है कि सबसे पहले सलाइवा क्या करता है कि हमारे बॉडी के, हमारे जैसे फूड एंटर करता है तो उसको टीथ से क्रश कर देता है, टीथ से क्रश करने के बाद सलाइवा ऐड कर देता है, सलाइवा के बाद क्या होता है वो सलाइवरी अमाइलेस रिलीज करता है, और उस सलाइवरी अमाइलेस से क्या होता है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपका ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज एक्शन ऑफ सलाइवा। वही स्टार्च आपका सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है माल्टोस या शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड विच फूड वेट एंड सॉफ्ट, ठीक है। सलाइवा कंटेंट्स एंड सलाइवरी एंजाइम्स, ठीक है, जो ब्रेक डाउन करता है फूड को, और कहते हैं सलाइवा। देन उसके बाद च्युइंगम करते हैं और टंग से जो हमारा फूड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। फिर बाइल जूस के पास जाते हैं। तो बाइल जूस बेसिकली क्या करता है, दो तरह के एंजाइम्स को रिलीज करता है, एक होता है बाइल जूस और एक होता है बाइल सॉल्ट। ओके, बाइल जूस के बारे में बात किए तो बाइल जूस के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि जब फूड स्टमक में जाता है तो फूड क्या होता है एसिडिक इन नेचर होता है। अब वो फूड क्या होगा पूरे बॉडी में अगर इस तरीके से रोटेट करेगा तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्या करेगा डैमेज करेगा। तो हम चाहते हैं कि वो फूड एसिडिक ना हो, उसको कहते हैं हमें बेसिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाइल जूस का इंपॉर्टेंट रोल आता है। वो क्या करता है जो भी फूड एसिडिक इन नेचर होता है स्टमक से आता है उसको क्या करता है आपका बेसिक इन नेचर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो स्टमक इज एसिड एंड मेक इट एल्कलाइन, वही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। और कभी कभार ये बड़े बड़े फैट्स को छोटे छोटे फैट्स में भी आपका ब्रेक डाउन करने का काम करता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ आपका फैट भी कहते हैं, ये बाइल सूट कहते हैं। फिर एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस से 2 एंजाइम्स निकलते हैं, एक लिपस होता है और एक ट्रिप्सिन होता है। जो लिपस होता है वो क्या करता है जो फैट होता है उसको फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है, और जो लिपस होता है जो बचा कुचा प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में उसको आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन जो मैंने आपको अभी बताया, राइट। और आपका बेसिकली जो पैनक्रियाटिक अमाइलेस है जो लिपस है वो क्या करता है फैट्स को, एमएलसिफाइड फैट को क्या करता है ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है इंटेस्टाइनल जूस। बेसिकली जो ये इंटेस्टाइनल जूस है ये कहाँ रिलीज होता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है। अब यहाँ पे क्या होता है फाइनली सब कुछ क्या होता है कन्वर्ट हो चुकी होती है। अब फाइनली ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है कि हमारे स्टमक, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करता है, और ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये एब्जॉर्व करने के बाद जो हमारा फूड है उनको कहाँ लेके जाता है, उनको सेल्स के पास लेके जाता है, ताकि इससे क्या हो सके एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। द एंजाइम फाइनली कन्वर्टेड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट दिस द कंप्लीट डाइजेशन फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हमें पता है, इसका स्ट्रक्चर होता है विली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यों ऐसा स्ट्रक्चर होता है ताकि क्या हो सके मैक्सिमम 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 एब्जॉर्प्शन हो सके, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा।
चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर फिगर है, इसमें ए बी सी डी ई एफ है, हमें इसकी कहते हैं बस नेमिंग बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ए है, तो ए क्या होता है हमारा, दैट इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, लिख दूं मैं यहाँ पे, ये हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये राइट वेंट्रिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, एल ए, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर सी क्या है, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है कि ये ब्लड को लंग्स में लेके जाना। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो डी है, ये क्या है, ये है एरोटा। ठीक है, ये डी क्या है, ये एरोटा। इससे क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीडाइज ब्लड होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है। देन उसके बाद ये ई है, कितना इजी है, ये है राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ये जो एफ है, यहां से ब्लड आता है, ये होगा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ये होगा हमारा लेफ्ट 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 आर्ट्रियम। ठीक है, बस ये सारे के सारे हो गए, ए बी सी डी ई, हाँ सब हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इससे इसकी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, विच ऑर्गन सेपरेट्स द अबव शोज इन द, ठीक है, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द ब्लड बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे वॉल्व्स है। ठीक है, ये ट्राइकप्साइड और बाइकप्साइड, ये दो तरह के वॉल्व्स होते हैं जो क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्व्स हैं वही क्या करते हैं, आपके बैकवर्ड फ्लो को बचाते हैं। थ्रू विच पार्ट ऑफ द हार्ट विल द ब्लड पंप क्रोनिकली टुवर्ड्स द लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि जो जो कहते हैं हाँ ब्लड है वो लंग्स की तरफ कहाँ जाता है, तो यहाँ से जा रहा है, तो ये हमारी कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड द ब्लड फ्लोज बैक टू द हार्ट, ठीक है, अरेंज ऑर्गन्स क्रोनिकली, मतलब इसमें हमें कहते हैं ऑर्गन्स को क्रोनिकली अरेंज करना किस तरीके से होता है। ठीक है, लंग्स के बाद से, ठीक है, ब्लड फ्लोज बैक टू द हार्ट थ्रू द लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, ब्लड कहाँ आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लड पहले यहाँ पे आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से होके ये एरोटा के थ्रू हमारा बॉडी बाहर चली जाती है। तो देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के थ्रू हमारे बॉडी में ये सारा का सारा ब्लड चला जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रीजन फॉर द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सबसे पहले व्हाट इज द रीजन ऑफ एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, तो इसका सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा रिफ्रैक्शन जब एटमॉस्फेयर के द्वारा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। थोड़ा समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे अर्थ बना रहा हूँ, यहाँ पे अर्थ बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे टेरिटरी है, मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे सन बना रहा हूँ या कोई भी ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो स्पेस में। ठीक है, तो अभी आपको पता है सिर्फ एक फैक्टर ले रहे हैं, वैसे मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ऊपर हॉट एयर ले रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे ये कोल्ड एयर ले रहा हूँ। ये वाली हॉट एयर है और ये वाली कोल्ड एयर है। अब क्या होता है कि जो हॉट एयर होता है उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो कम होती है, कोल्ड एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हॉट एयर के लिए। तो जब ये लाइट इस तरीके से आई, तो इस तरीके से आई, अब यहाँ पे हम नॉर्मल खींचेंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी इस साइड जाएगी। अब क्या होगा कि फिर इधर नॉर्मल खींचे, अब ये कोल्ड है तो ये इधर हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ हम देखा जाए तो हमें जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था
वो कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। इसी का रीजन है कि एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक इंसान को यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे ऑलरेडी सन क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, सन सेट हो चुका है, बट अभी भी हमें कहाँ दिख रहा है, सन यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो कहते हैं रिफ्रैक्शन है वो क्या हो रही है, यहाँ पे बन रही है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ठीक है। एज द एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस ग्रेजुअली द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम रेयरर। ठीक है, हमें पता है ना हमारे मीडियम्स रेयरर और डेंसर होते हैं, हैंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, सो द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर passes from the optically rarer to optically denser mediums and moves towards the normal की तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। और इसी प्रोपोगेशन कंटिन्यूसली होने की वजह से क्या होता है कि हमें सन 2 मिनट बाद और 2 मिनट पहले से दिखना स्टार्ट हो जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट, ये वही एक्सप्लेनेशन है कि एक्चुअल सनराइज बिगिंस होरिजन से होता है। ठीक है, पोजीशन पहले होती है S1 की पोजीशन। यहाँ पे आपको 2 सन दिखेंगे, एक सन ये रहा और एक सन ये रहा, तो एक S1 है और ये आपका S2 है। तो पहले यहाँ से निकलता है पर दिखता अपने को यहाँ पे है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व पार्ट ऑफ द पॉइंट दिस S2, राइट। S2 इज द अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट पोजीशन मतलब कि जो एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है। ठीक है, तो S2 क्या है, इट इज अ अपेरेंट पोजीशन। thus there appears to be a advanced sunrise and delayed sunset। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट विद 2 एग्जांपल्स। तो सबसे पहले टिंडल इफेक्ट देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो हमें अपने नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, और जब हम क्या कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो वो सेटल डाउन भी नहीं होते। ठीक है, अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल पार्टिकल्स से होती है, व्हेन देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे लिखा गया है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, माइन्यूट पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच एज कोलाइडल पार्टिकल्स द पाथ ऑफ लाइट बीम becomes visible due to diffuse light by this particle. This phenomena of this colloidal particles is called Tyndall effect. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सिंपल है। एक तो क्या होता है, आप फॉरेस्ट में देखते हैं, ठीक है, जब क्या होते हैं एक ऊपर से सनलाइट आ रही होती है, पूरा डेंस फॉरेस्ट होता है, धीरे धीरे जब लाइट आती है तो आप देखना, आपने देखा होगा कि लाइट ऐसे बहुत छोटी में आती है और धीरे धीरे ऐसे बढ़ती जाती है। इसी तरीके से कभी आपने घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा कि पूरे घर की लाइट बंद है और कहते हैं एक विंडो से क्या हो रही है, एक छोटी सी रे आ रही है, और वो जो छोटी सी रे आती है वो स्टार्टिंग में दिखने में वो बहुत नैरो होती है, बट जैसे वो कहते हैं टूवर्ड्स द सरफेस की तरफ जाती रहती है, वो कहते हैं वो जो रे होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वही दोनों इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिल्ड विद रूम थ्रू द स्मॉल होल्स स्प्रेड पाथ्स, एक स्मॉल है, और कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। हाँ, कैनोपी मतलब इट इज द अपर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। टिंडल इफेक्ट इज सीन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और मिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। ये एक तरीके का डोमेस्टिक सर्किट है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पे ये लाइव वायर है और यहाँ पे ये न्यूट्रल वायर है। जितना इंपॉर्टेंट लाइव वायर है उतना ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रल वायर भी है। क्यों है, क्योंकि लाइव वायर बेसिकली क्या करता है कि पावर स्टेशन से आपका इलेक्ट्रिसिटी लाने का काम करता है, और जो न्यूट्रल वायर है उसी इलेक्ट्रिसिटी उसी चार्ज को वापस ले जाने का काम करता है। अगर ये सर्किट नहीं बना रहा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी फ्लो नहीं करेगी। इसी वजह से जितना इंपॉर्टेंट लाइव वायर है उतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रल वायर है। ठीक है, तो बेसिकली जो लाइव वायर होता है वो कहाँ जाता है, वो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है मतलब बेसिकली जहाँ पे हमारा पावर स्टेशन होता है लोकल वाला या ट्रांसफार्मर जहाँ पे होता है वहां जाता है। फिर हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाता है। ठीक है, ये मीटर में गया। देन उसके बाद राइट जो मेन स्विच होता है जिसको हम MCB ये सब चीजें भी कहते हैं, ठीक है, वहां पे जाता है। देन उसके बाद ये धीरे धीरे हमारे घर पे जाता है। जैसे कि पहला रूम हुआ यहाँ पे गया, दूसरा रूम हुआ यहाँ पे गया, तीसरा रूम यहाँ पे गया। तो ये आप रेड वाला देख रहे हो, ये रेड वाला यहाँ पे टच हो रहा है और ब्लैक वाला यहाँ से लेके इसको वापस आ रहा है। ठीक है, ये ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर आपको लेके आ रहा है वापस। तीनों में ऐसे ही है, रेड वाला ले रहा है, ब्लैक वाला लेके जा रहा है, रेड वाला ले रहा है, ब्लैक वाला लेके जा रहा है।
अब यहाँ पे तीसरा वायर आता है, जैसे दैट इज अर्थ वायर। अर्थ वायर हर पर्टिकुलर बिल्डिंग का या हर पर्टिकुलर घर का अपना अलग अलग होता है, ठीक है, इसको कोई पावर स्टेशन से लेना देना नहीं होता। ये अर्थ वायर क्या होता है कि इनकेस अगर कभी भी सर्किट में ओवर चार्जिंग हो गई तो इन पर्टिकुलर ओवर चार्जिंग को लेके क्या करता है, ये अर्थ के अंदर डंप कर देता है, ताकि हम कोई भी मेजर एक्सीडेंट को डिले कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये अर्थ वायर साइड से निकल के आया, देखिए, और इस तरीके से हर सर्किट में इधर ज्वाइन हुआ, इधर ज्वाइन हुआ और इधर ज्वाइन हुआ, ठीक है। पहले शायद आपने देखा ना हो कि पहले सिर्फ और सिर्फ सॉकेट के अंदर 2 होल्स होते थे, बट अब जो भी सॉकेट बन रहा है उसमें कंटिन्यूअसली 3 के 3 होल्स हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि कलर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर ऑफ लाइव वायर इज रेड, ठीक है, कलर ऑफ न्यूट्रल वायर इज ब्लैक एंड कलर ऑफ ग्रीन वायर इज कलर ऑफ अर्थ वायर इज ग्रीन, ठीक है। ये ब्लैक वायर का कलर कभी कभार चेंज हो सकता है, बट ये अर्थ वायर और लाइव वायर का कलर कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिकॉशन टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या यूज कर सकते हैं कि इंसुलेटिंग वायर कभी भी ब्रोक डाउन ना हो, ठीक है। हमेशा क्या कहते हैं, जो सर्किट है शुड बी डन प्रॉपरली और टाइटली, मतलब अच्छे से सर्किट बनाया हुआ होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि जो अप्लायंसेज है वो हमेशा क्या हो कि 3 पिन प्लग से ही जुड़े हो, ऐसा ना हो कि कहते हैं 2 पिन प्लग से हो, अर्थ वायर से जुड़े ना हो, और एक टाइम ऐसा है कि हमें कहते हैं सॉकेट लगना पड़े, ठीक है। हमें कहते हैं कभी भी वेट हैंड से, गीले हाथों से सॉकेट या प्लग्स को नहीं चूज करना चाहिए। अगर इनकेस कुछ भी खराबी आ गई है तो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करने के लिए हमें ग्लव्स या रबर की कोई शूज पहननी चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज को हमें एसी मेन्स में नहीं कनेक्ट करना चाहिए, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जो डायरेक्ट करंट जो मेन पावर स्टेशन से करंट आ रहा है उसमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज एसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट हमारे राइट बेसिक जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए नहीं बना होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए ताकि हम क्या कर सके, एक सेफ राइट रह सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डैमेज टू ओजोन लेयर कॉजेज फॉर कंसर्न। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर एक तरीके की ब्लैंकेट है या एक तरीके की लेयर है जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है, जो हमें बहुत हार्मफुल रेज कमिंग फ्रॉम द सन, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अगर ये पर्टिकुलर आपका लेयर नहीं होगी तो ये जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ तक पहुंच जाएंगी और हमें डिफरेंट तरीके से हमारे अर्थ को डैमेज करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, ओजोन लेयर को बचाना है, क्योंकि उसके अंदर राइट कुछ होल्स हो रहे हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ पॉल्यूशन और वेरियस रीजंस की वजह से, ठीक है। ओजोन लेयर अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन विच इज हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म। डैमेज टू द ओजोन लेयर कॉजेज कंसर्न एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इट इज हार्मफुल फॉर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। वही मैंने आपको बताया कि अगर डिप्लीशन होता है तो इट इज हार्मफुल फॉर द दिस, ठीक है, विच लीड्स टू द स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, ठीक है, और आपको स्किन कैंसर, स्किन डिजीजेस, ईचिंग, इरिटेशन, ये सब चीजें आपको कॉज कर सकती है, राइट। फिर उसके बाद फूड चेन क्या होता है, फूड चेन कुछ नहीं होता, इट इज सक्सेसिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं कि ये ग्रास है, ये ग्रास को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया, तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली यहां से जो एनर्जी का शिफ्ट है यहाँ गया और फिर एनर्जी का शिफ्ट यहाँ गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम 10% रूल कहते हैं, जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो व्हाट इज फूड चेन, तो फूड चेन इज नथिंग बट इट इज अ सक्सेसिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, फॉर द फूड रिक्वायरमेंट। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन ईच अदर, ठीक है, ऑन ईच अदर, इट इज टर्म्ड एज द फूड चेन। ये क्या होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है, ये वापस नहीं आता, ठीक है। फूड चेन एक्सप्लेन्स यूनिडायरेक्शनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 फूड चेन्स, बहुत सारे फूड चेन्स का कॉम्बिनेशन को हम फूड वेब कहते हैं, ठीक है। इट्स ओन स्पेसिफिक फूड चेन, राइट, इंडिविजुअल इन्वॉल्व वन फूड चेन। अब क्या होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर जो ग्रास है सिर्फ डियर खा रहा है, अब यहाँ से ग्रास इंसेक्ट भी खा सकता है, राइट, यहाँ से आपका काउज भी खा सकती हैं, हॉर्स भी खा सकता है, वो सब आपका फूड वेब के अंदर आता है। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, नॉट साइक्लिक, ठीक है, ये आपका यूनिडायरेक्शन, ये भी आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं होती है आपका फूड वेब। चलिए यहाँ पे
सेक्शन डी खत्म होता है सैम्पल पेपर 6 का। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके आंसर्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।